हेलो साथियों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और इस बात का बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में हम कैसे उन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हिंदू एडिटोरियल है उसका जो इफेक्ट, जो एक तरह से इफेक्ट आ रहा है आपके ऊपर, वो बहुत अच्छा है। आप जो क्वेश्चन हमें बना के भेज रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप में रेगुलरली फर्क आने लगा है और ये एक टीचर के लिए अच्छी बात होती है। उसे बूस्टअप मिलता है कि हाँ, उसके स्टूडेंट्स वो जो बता रहे हैं उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो हम मनु आपका स्वागत करते हैं औसम पे ऑनलाइन सक्सेस मंथ। और इस समय हम लोग पढ़ने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल, और आज का एडिटोरियल सहकारिता से, कॉपरेशन से संबंधित है और काफी अच्छा है। और जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था, न्यू मिनिस्टर हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्हीं को सहकारिता मंत्री बनाया गया है और उसके बारे में एक अच्छा लेक्चर भी दिया था हमने आपको। तो आज हम पढ़ेंगे वही सब कि देखें आज एडिटोरियल में क्या आने वाला है, कितनी वॉकेब आपको अच्छी मिलने वाली है। मगर उससे पहले जरा देखें कि क्या होने वाला है थॉट ऑफ द डे में। सक्सेस डजंट वांट कम Success doesn't come from what you do occasionally but what you do consistently। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये हमने क्लास में भी आपको कई बार बताई है कि सक्सेस उस काम से नहीं आती जो आप ओकेजनली कभी कभार करते हो। सक्सेस हमेशा उसी से आती है जो काम आप रेगुलर करते हैं। आपने देखे होंगे टाइपिस्ट जो कंप्यूटर पर टाइप करते हैं वो ऐसे पढ़ते जाते हैं और ऐसे टाइप करते जाते हैं, क्यों? क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। और अगर हम देखें, अपने आप को देखें, तो क्या हम रेगुलर करते हैं? नहीं, तो हमें बड़ी स्टाइल से करना पड़ता है। जबकि यही जब हम व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे होते हैं, मोबाइल में चैटिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे दोनों थम्स, दोनों अंगूठे रेगुलरली चलते हैं और हम अपने मम्मी पापा से बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण हमने आपको दिया। अगर देखें, सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्यों? उस समय उनके कंटेम्प्रेरी बहुत सारे हैं। उनके कंटेम्प्रेरी ब्रायन लारा रहे, उनके कंटेम्प्रेरी स्टीव वॉ रहे, उनके कंटेम्प्रेरी माइकल स्लेटर रहे। ये बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो उनके कंटेम्प्रेरी थे, मगर नाम सचिन तेंदुलकर का याद रखा जाता है बिकॉज ही वॉज कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि 10 पारियों में चल ही नहीं पा रहे, नहीं। सेम है विराट कोहली का। विराट कोहली भी ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने तक चल ही नहीं पा रहे, नहीं, वो हर मैच में रेगुलर स्कोर करते हैं। और जो कंसिस्टेंट करता है वही सक्सेसफुल बन जाता है। तो इसलिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए, कंसिस्टेंटली वॉकेब याद कीजिए, कंसिस्टेंटली मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, कंसिस्टेंटली जीएस पढ़िए, तभी जाके हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। तो शुरू करें फिर कि देखें आज क्या होने वाला है स्पेशल। लिमिट्स ऑफ कॉपरेशन ऑन रिफॉर्म्स ऑन कोऑपरेटिव सेक्टर्स। तो यहाँ पे कॉपरेशन, जो सहकारी समितियां हैं उनके ऊपर है, और जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनको लेके बात की जा रही है। रिफॉर्म्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फेडरल प्रिंसिपल। रिफॉर्म जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो किस कीमत पे नहीं होने चाहिए? फेडरल प्रिंसिपल्स पे नहीं होने चाहिए। अब ये फेडरल प्रिंसिपल क्या है, आज सुबह ही हमें एक का मैसेज आया था, है ना। काफी अच्छी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसने हमें मैसेज किया था कि सर फेडरल प्रिंसिपल या इस पूरे वाक्य का क्या मीन निकलेगा। तो देखिए, फेडरल जो है वो संघीय है ना। जैसे यूएस में फेडरल गवर्नमेंट है और भारत में क्वासी फेडरल है, इंडिया में क्वासी फेडरल है। अब दोनों में क्या फर्क है? तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से देखा जाए तो होल्ड, उसमें उसमें सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसमें ज्यादा रहता है, केंद्र के पास ज्यादा रहता है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में। और हमारे पास जो क्वासी फेडरल है उसमें केंद्र के पास है तो पावरफुल, मगर राज्यों के पास भी बहुत ज्यादा पावर दी गई है। इसलिए हमारे यहाँ देयर आर 3 लिस्ट। वन इज जो हमारी है यूनियन लिस्ट,
है ना। 7 शेड्यूल में जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें कुछ वर्णन किया गया है और यहाँ से 3 लिस्टें निकल के आती हैं, जिनमें पहली आती है यूनियन लिस्ट। सो व्हाट्स अबाउट यूनियन लिस्ट? ऑल द सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट सेंटर हैज द पावर टू मेक लॉज एंड लेजिस्लेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो उन्हें बनाए और उस पर लेजिस कर पाए। देन व्हाट्स अबाउट द सेकंड? इट इज कॉल्ड स्टेट लिस्ट। एंड स्टेट लिस्ट में क्या होगा? स्टेट लिस्ट में राज्य सूची में जो होगा, जितने भी सब्जेक्ट है राज्य सूची में, उसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। देन कंकरेंट लिस्ट। सो व्हाट्स अबाउट द कंकरेंट लिस्ट? ये ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट रखे गए जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार है कानून बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो भारत में जो फेडरल प्रिंसिपल है वो थोड़ा अलग है, और बाकी तो यहाँ पे ये दिया गया है रिफॉर्म्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फेडरल प्रिंसिपल। जो कोऑपरेटिव सेक्टर में रिफॉर्म किए जा रहे हैं उन्हें संघीय सिद्धांतों की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे क्लासिफाई होगा, कैसे डिफाइन होगा, ये आगे पता चलेगा। द कोऑपरेटिव मूवमेंट सर्टेनली नीड्स रिफॉर्म एंड रिवाइटलाइजेशन beset by political interference. Many cooperative society do not hold elections regularly while some are superseded frequently. अब यहाँ पे देखिए, the cooperative movement certainly needs reform and revitalization. तो cooperative movement जो है उसे निश्चित ही एक रिफॉर्म की जरूरत है, कुछ बदलने की जरूरत है। beset by political interference, मतलब beset मतलब होता है घेर लेना चारों तरफ से, by political interference. मैनी कोऑपरेटिव सोसाइटी डू नॉट होल्ड इलेक्शन। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से कई कोऑपरेटिव सोसाइटी इलेक्शन रेगुलरली नहीं करवा पाती। व्हाइल सम आर सुपरसीडेड फ्रीक्वेंटली, कई को पुरानी से बदल दिया जाता है। सुपरसीडेड मतलब होता है पुराने से बदलना। द 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच केम इनटू इफेक्ट इन 2012 was a major step towards infusing autonomy, democratic functioning and professional management. तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जो 2012 में पास हुआ था। ये हम पहले बता चुके हैं आपको, है ना। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको ये करवाया था एक एडिटोरियल, उसमें ये सारा आया था। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे अ मेजर स्टेप टुवर्ड इन्फ्यूजिंग ऑटोनॉमी। तो 2012 का जो संशोधन किया गया था, जो लागू किया गया था, उसमें ऑटोनॉमी, स्वायत्तता देने की कोशिश की गई थी। स्वायत्तता मतलब अपने अधिकार, अपने फैसले खुद लिए जाए। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कि भाई लोकतंत्र से फंक्शन हो और प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्थापित किया जाए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से कम हो पाए वो। The recent Supreme Court verdict holding the amendment unconstitutional to extend it apply to cooperative society under the control of states is a reminder that even well-intended effort towards reform cannot be at the cost of quasi-federal principle underlying the constitution. So this, all these lines are very important as point of view the question. तो यहाँ पे क्वेश्चन काफी अच्छा निकल के आएगा, और क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा? तो why Supreme Court, just a sec, why Supreme Court gave the verdict that the amendment is unconstitutional। तो unconstitutional क्यों है amendment? तो यहाँ पे आप इसे ध्यान रखेंगे, ये पूरा का पूरा जो आपको इसमें मिल रहा है आंसर, वो यहां से आपको मिल जाएगा। The recent Supreme Court verdict holding the amendment unconstitutional to the extent it applied to cooperative society under the control of the state is a reminder that even well-intended efforts toward reforms cannot be at the cost of quasi-federal principle underlying the constitution। तो हमारे यहाँ ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, क्वासी फेडरल, क्योंकि ना तो हम पूरी तरह से फेडरल है और ना ही यूनिटरी है। ठीक है, हमारे यहाँ एक शासन नहीं चलता, हमारे यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके शासन चलाती हैं। हाँ, ये बात सही है कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा ताकत होती है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राज्य सरकार के पास पावर्स नहीं होती, वो पावरलेस नहीं होती। दैट्स व्हाई इन 7 शेड्यूल, 7वीं अनुसूची में जो हमारी लिस्ट दी गई है,
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची इन इंग्लिश, इट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सो व्हाट हैपन, और क्या है इन तीनों लिस्ट में, तो देखिए जो राज्य संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है, उसमें जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें कानून कौन बना सकता है, उसमें कानून बना सकती है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज एंड लेजिस्लेट। तो यहाँ पे उस वो कानून भी बना देगी और उसे शासन भी कर लेगी। मैन व्हाट्स अबाउट द प्रोविंस और स्टेट लिस्ट, तो यहाँ पे जो राज्य सूची है, राज्य सूची में जितने भी सब्जेक्ट है उन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य का है और उनको गवर्न और शासन करने का भी अधिकार राज्य का ही है। एंड व्हाट्स अबाउट व्हेन देयर इज अ सब्जेक्ट विच आर very important for both sides of गवर्नमेंट, जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब वो दोनों के मद्देनजर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वो कंकरेंट लिस्ट में आएगा, उसे हम समवर्ती सूची बोलते हैं। इसमें जितने भी सब्जेक्ट रखे गए हैं, जो भी विषय रखे गए हैं, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों उस पर कानून बना सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वासी फेडरल का क्या मीन्स है, तो क्वासी फेडरल मतलब फेडरल गवर्नमेंट का हमने यूएस से हमारा जो एक तरह से हमने ग्रहण किया है फेडरल गवर्नमेंट का, तो यूएस में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ताकतवर होती है। ठीक है, राष्ट्रपति वहां पे ज्यादा होल्ड रखते हैं, तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा होल्ड दिया गया है। मगर क्वासी क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिटरी भी चलती है कई तरीके से। जैसे अगर आप अमेरिका में देखें तो वहां पे हर स्टेट का एक एपेक्स कोर्ट होता है, उच्च मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट होता है, जबकि इंडिया में एक ही एपेक्स कोर्ट है। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करें तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, मगर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार को संभाल रहे हैं तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार को संभाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे जो एक तरह से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्वासी फेडरल के हैं, क्योंकि ना तो पूरी तरह फेडरल के और ना ही यूनिटरी के हैं कि हमारे पूरे देश पे एक व्यक्ति का शासन होगा या बहुत सारे अलग अलग के शासन होंगे, ऐसा नहीं है, हम मिले हुए हैं। दैट्स वाई क्वासी फेडरल इसे बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो अमेंडमेंट किए गए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो असंवैधानिक हैं, और इससे एक बात समझ में आ गई कि कोई भी अगर अच्छे इरादे से भी कोई काम किया गया है जिसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, मगर अगर वो संवैधानिक तरीके से नहीं किया गया है तो वो नहीं कर सकते हम भारत में, क्योंकि कोर्ट उस पर रोक लगा देगी। The amendment added Part 9B to the Constitution concerning cooperative societies. Part 9B delineated the contours of what state legislation on cooperative societies ought to contain, including provisions on the maximum number of directors in each society, reservation for seats of SCs, STs and women, beside the duration of the terms of elected members among others. तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट है जो हुआ 97 था, उसमें 9B को जोड़ा गया था, और 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। पार्ट 9B बताती है हमें, तो पार्ट 9B क्या करती है, यहाँ पे इस बात का आप ध्यान रखेंगे, डेलिनिएटेड इसका मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बताना। द कंटोर्स ऑफ व्हाट, ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा वर्ड आया है आपका, वो है कंटोर्स, और जस्ट से यस, तो यहाँ पे कंटोर जो वर्ड आया है वो बहुत अच्छा है, और कंटोर्स का मतलब है ये। सो पार्ट 9B delineated the contours of what state legislation on cooperative society ought to contain, मतलब ये हमें बताता है, रेखांकित करता है, पूरा चित्र बनाता है, पूरी तरह से ग्राफ बना के देता है कि स्टेट लेजिस्लेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे क्या क्या कर सकती है, इंक्लूडिंग प्रोविजन जिसमें है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर कितने होंगे ये, ठीक है, रिजर्वेशन एससी एसटी का कितना होगा, वुमेन का कितना होगा, और ड्यूरेशन ऑफ टर्म मतलब कितना टर्म रहेगा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका, एमंग अदर्स। द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज वेदर द 97th amendment impacted the legislative domain of the state legislation and therefore required ratification by half the legislation। तो यहाँ पे जो
कोर्ट था उसने ये बोला कि 97 अमेंडमेंट जो है वो क्या प्रभाव डाल रहा था राज्य की अधिकारों पे। अभी हमने आपको राज्य सूची बताई थी ना, तो अधिकारों पे। अब अगर ऐसा होता है कि राज्य केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जिसमें राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनसे कुछ चीज छीनी जा रही है या उन्हें कम किया जा रहा है, उनकी ताकत को कम किया जा रहा है, तो ऐसे जो बिल हैं, ऐसे जो कानून है, उन्हें संसद के अलावा 50% स्टेट्स लेजिस्लेचर में भी पास होना जरूरी होता है, तब जाके वो लागू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोर्ट ने यही देखा, रिक्वायर्ड एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द लेजिस्लेटर। तो रेटिफिकेशन मतलब क्या है? समर्थन देना, टू गिव सपोर्ट या कंसेंट देना बाय द हाफ ऑफ लेजिस्लेशन, जो हमने आपको बताया वही है। इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, द गुजरात हाईकोर्ट हैड फाउंड द अमेंडमेंट इनवैलिड फॉर वांट ऑफ सच रेटिफिकेशन। तो गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा कोई समर्थन नहीं है, 50% राज्य सरकारों ने इसका समर्थन नहीं किया है, इसलिए ये इनवैलिड है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। The Supreme Court by 2-1 majority upheld the judgment holding the amendment invalid but only in relation to cooperative under the state। मगर ये कहां पे हेल्ड किया गया है, कहां पे उसे रोका गया है? केवल उन कोऑपरेटिव के जो स्टेट के अंदर आती हैं। कहां आती हैं? स्टेट के अंदर आती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, द एलोबरेट अमेंडमेंट वुड होल्ड गुड फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑन विच पार्लियामेंट वाज कंपिटेड टू इनेक्ट लॉज। और यहाँ पे जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, जो एक से ज्यादा राज्यों में अपना काम कर रही हैं, उनके ऊपर जो भी केंद्र सरकार ने नए रिफॉर्म्स लाए वो लागू हो जाएंगे, क्योंकि वो किसी एक राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आ रही, इसलिए वो केंद्र सरकार का जो रिफॉर्म है वो उन पर लागू कर दिए जाएंगे। A significant limitation on Parliament's amending power is the requirement that certain kinds of amendments to the Constitution must be ratified by 50% of the state legislation। तो जो significant limitation है पार्लियामेंट की, वो ये है कि यदि वो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट करती है जिसमें राज्य सरकारों का अधिकारों को प्रभावित करे वो, तो फिर 50% रेटिफिकेशन समर्थन चाहिए हाँ राज्य सरकारों का, स्टेट लेजिस्लेचर का। द यूनियन गवर्नमेंट बिलीव दैट एज the subject of cooperative society in the state list was not altered anyway by the 97th amendment। केंद्र सरकार ने ये अपना एक बचाव किया, ये वक्तव्य दिया एक कि 97 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कहीं से भी राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन नहीं कर रहा था, इसलिए ये 50% जो रेटिफिकेशन है वो लागू नहीं होता। अगर ये राज्य सरकारों का कोई अधिकार छीन रहा होता तो फिर ये लागू होता, मगर ऐसा तो है ही नहीं। alter anyway, and that it only outlined guidelines on any law on cooperative that the assemblies may enact and ratification was not necessary। और इस वजह से संसद ही इसे लागू कर सकती है, इसमें किसी भी प्रकार के अनुसमर्थन की जो राज्य सरकार देती है उनकी जरूरत नहीं है। A key principle from the judgment is that the ratification requirement will apply if there is any attempt to fetter the state legislator। तो यहां पे state legislature in any way while enacting a law in their own domain, even if there is no attempt to alter the distribution of legislative power between the union and the state। तो जो की प्रिंसिपल फ्रॉम द जजमेंट है इज दैट रेटिफिकेशन रिक्वायरमेंट विल अप्लाई इफ देयर इज एनी अटेम्प्ट टू फेटर द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे फेटर का क्या मतलब है? जो अटकाना है। अ की प्रिंसिपल फ्रॉम द जजमेंट इज दैट द रेटिफिकेशन रिक्वायरमेंट विल अप्लाई इफ देयर इज एनी अटेम्प्ट टू फेटर द स्टेट लेजिस्लेशन इन एनी वे व्हाइल एनेक्टिंग अ लॉ इन देयर ओन डोमेन। तो अगर उनके राज्य में कोई, उनके अधिकारों में कोई चेंज किया जाएगा तो फिर रेटिफिकेशन की तो जरूरत है। इवन इफ देयर इज नो अटेम्प्ट टू ऑल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, इवन है ना, कोई भी अटेम्प्ट ना हो जिससे दोनों की ताकत में बंटवारा हो या राज्य सरकार कमजोर हो, तब भी नहीं है। मगर यदि ये लगता है कि राज्य सरकार इससे प्रभावित होंगी तो 100% फिर उसके लिए रेटिफिकेशन जरूरी होगा। Thus, in the absence of ratification by the state, the amendment that sought to
prescribe the outlines of state laws on a state subject did not pass constitutionally muster। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा वर्ड आया है आपका और वो है मस्टर। तो ये मस्टर मतलब क्या होता है, किसी चीज की गिनती करना, किसी चीज को इकट्ठा करना या उसका मुआयना करना। ठीक है, दस इन द एब्सेंस ऑफ रेटिफिकेशन बाय द स्टेट, अगर रेटिफिकेशन अनुसमर्थन नहीं मिलता, द अमेंडमेंट दैट sought to prescribe the outline of state laws on a state subject did not pass constitutionally muster। तो वो अच्छे तरीके से उसे पास नहीं हो पाएगा, उसे यहाँ पे नहीं रखा जा सकता। द जजमेंट में मीन दैट concern expressed by some about the adverse implication of the formation of new ministry of cooperation on federal principle could be true। अब जो जजमेंट जो है वो इस बात से भी अंदाजा लगा रहा है, जो जजमेंट है उसके बारे में जो एक्सप्रेस किए गए कंसर्न जो है ना, दैट कि जो सहकारिता मंत्रालय जो बनाया गया है उसके कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए। जैसे कि जिस दिन हमने आपको ये बताया था, उस दिन बताया था कि जो सरकारें, जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, वो ये आरोप लगा रहा है कि सहकारिता मंत्रालय बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल राज्यों की पावर छीनने और वहां पे अपना होल्ड बनाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो द जजमेंट में मीन दैट द कंसर्न एक्सप्रेस बाय सम अबाउट द एडवर्स इम्प्लीकेशंस of the formation of new ministry of cooperation on federal principle could be true, however there is no denying that the scope for democratizing the functioning of cooperative societies and enhancing their autonomy remains unchanged। और इससे अब ये मना नहीं किया जा सकता कि जो स्कोप था कि जिससे सहकारी समितियां, लोकतंत्र, जो लोकतंत्रात्मक काम उनमें आजादी ज्यादा मिले, उनकी फंक्शनिंग अच्छी हो, या उन्हें स्वायत्ता मिले, आजादी मिले अपने डिसीजन लेने की, जो अभी राज्य सरकार रोक देती है, वो अनचेंज हो गया। इस वजह से क्या हो गया, अनचेंज हो गया। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर अच्छा काम भी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कैसे रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि हम संविधान से बने हुए हैं। अब हमने आपको क्वासी फेडरल बताया था, ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें। देखिए, फेडरल जो रहता है ना, संघीय, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड रहता है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। रिटर्न होगा, रिजिड होगा, है ना, जैसे अमेरिका का रिटर्न भी और रिजिड भी है, बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, मगर हमारा जो संविधान है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में तो बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, मगर कई चीजों में संविधान संशोधन होते हैं, और बस यही स्पेशल बात है हमारे यहाँ कि हम फेडरल ना होके क्वासी फेडरल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिटरी और फेडरल दोनों गवर्नमेंट का मिक्सअप पाया गया है। क्या पाया गया है, मिक्सअप, इसलिए क्वासी फेडरल है। ठीक है, अर्धसंघीय। तो आज आपको पता चला कि क्या क्या हो रहा है कोऑपरेटिव, उसमें गवर्नमेंट कैसे अपनी बात बता रही है और राज्य सरकार कैसे, या कोर्ट की जो बात है वो कोर्ट ने क्यों ऐसा खारिज कर दिया। ऐसे क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, हो सकता है ये आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो सुपरसीडेड, क्वासी फेडरल, डेलिनेटेड, रेटिफिकेशन, फैटर, आउटलाइंस, ऑटोनॉमी, बिसेट, कंटोर, मस्टर, ये सारे वर्ड हमने आपको दिए। ये बहुत अच्छे वर्ड हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन निकालिए इनके, और इसे ध्यान रखिएगा, सक्सेस डजंट वॉन्ट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली बट व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। तो ठीक है, तो हम हमेशा की तरह जैसे जब विदा लेते हैं आप लोगों से, तो बोलते हैं कि औसम देखिए, औसम पढ़िए, औसम बनिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, औरों को हंसाते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं औसम के नेक्स्ट वीडियो में। अब टुमारो इज सैटरडे एंड संडे, सो वी डोंट मीट ऑन सैटरडे एंड संडे, तो हम लोग मंडे को मुलाकात करेंगे। ठीक है, उसके बीच में कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए जो आपको चैनल पे मिलेंगे। बट रिमेंबर दैट पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, नहीं पढ़ेंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। तो चलिए मुलाकात कर रहे हैं, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।